अरे ओ कमबख्त सकीना, अभी तक चाय नहीं बनी क्या? मैं किचन में खड़ी चाय बना रही थी कि अचानक से चाची की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। चाची बस 2 मिनट अभी लाती हूँ। मैं जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी, चाय तकरीबन बन चुकी थी, इसीलिए ही मैंने चाची से कह दिया कि मैं अभी ला रही हूँ। जैसे ही चाय बनी तो मैं कप में उंडेल के चाची के पास बाहर पहुँच गई। चाची बाहर सहन में बैठी धूप लगवा रही थी। सर्दियों के दिन थे, नाश्ता हम कर चुके थे। चाची नाश्ते के बाद चाय पीती थी, इसलिए उन्होंने अब सिर्फ चाय ही पीनी थी। चाची की 2 बेटियां थीं, वो मेरी ही हम उम्र थीं, मगर वो ज़रा भी काम को हाथ नहीं लगाती थीं। उनके सारे काम भी मैं ही करती थी। चाची ये लें चाय। मैंने चाय का कप उनकी तरफ किया तो उन्होंने मेरे हाथ से ले लिया। उनकी आंखों में गुस्सा था, शायद वो देर हो जाने की वजह से गुस्सा हो रही थी, लेकिन शुक्र से वो कुछ बोली नहीं थी। जैसे ही उन्होंने चाय का एक सिप लिया तो चाय मेरे पैरों पे ही उंडेल थी। मैं एक दिल खराश चीख निकाली। अरे कमबख्त, तुझे कितनी दफ़ा कहा है कि चाय में चीनी कम डाला कर। तेरा बाप तो नहीं लेके देता ना ये चीनी, उसे भर भर के डालती है जैसे कोई शीरा बना रही हो। कभी कभी वो खुद ये कह देती थी कि उन्हें ज़्यादा चीनी वाली चाय पसंद है, तो कभी वो खुद ही कह देती कि इतनी चीनी क्यों डाल दी है। मुझे तो उनकी समझ ही नहीं आती थी। उन्हें तो बस मौका ही चाहिए होता था मुझे डांटने का। चची अब मुझ पर गुस्सा कर रही थी कि मैंने चीनी ज़्यादा डाल दी है। मेरा पाँव जल चुका था, उन्हें मेरे पाँव की ज़रा भी फिक्र नहीं थी। अब वो मेरे बाप बेचारे को दरमियान में ला रही थी। चची खुदा का वास्ता है मेरे अब्बा को दरमियान में ला लाए, उनका क्या कसूर है? मैंने धीमे से लहजे में इतना ही कहा कि चाची हत्थे से उखड़ गईं। वो फौरन से चारपाई से उठी और मुझ पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। अब तेरी इतनी औकात है कि तू मेरे सामने जुबान दराजी करेगी? तेरे बाप को बीच में नहीं लाऊंगी तो फिर किसको लाऊंगी? उसी कमबख्त की तो औलाद है ना जो हमारे मत्थे पड़ गई है। वो अभी भी अब्बा की जान नहीं छोड़ रही थी। मेरे बाप को मरे हुए पूरे 15 साल गुजर चुके थे, लेकिन वो हर रोज़ ही मेरे बाप को बीच में लाती और अभी भी मुझ पर गुस्सा हो रही थी। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैंने अभी एक लफ्ज़ भी नहीं बोला था, क्योंकि अगर मैं इस बार भी कुछ बोल देती तो फिर वो मेरा जीना हराम कर देती। वो ऐसी ही थी। जब कभी भी उन्हें गुस्सा आता तो वो सारा गुस्सा मुझ पर निकालती थी। जब मार मार के वो थक गईं तो फिर से चारपाई पे बैठी और मुझे हुक्म दे दिया कि दूसरी चाय ला दूं। एक तो मुझ बेचारी का पाँव जल गया था और अब मार भी मुझे ही पड़ी थी। कभी कभी मैं सोचती थी कि आखिर मैं बेचारी कैसा नसीब लेकर इस दुनिया में आई हूँ। मुझे तो सुख का सांस ही नसीब नहीं होता। पूरा दिन इस घर की मासी बन के रहती हूँ, फिर भी मेरी चची मुझसे नाराज़ नहीं होती। मेरा दिल करता है कि कोई अमीर ज़्यादा आए और मुझे ब्याह के इस घर से ले जाए। मैं कहानियाँ पढ़ती थी, उनमें हीरो देख देख के मेरा भी दिल करता था कि कोई ऐसा ही शहज़ादा मेरी ज़िंदगी में भी आए जो मुझे इस जहन्नुम से निकाल जाए। उस वक्त मैं फ़ौरन ही उल्टे कदम किचन में आ गई, लेकिन मेरे आंसू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मुझे अब्बा और अम्मा की बहुत याद आ रही थी। अगर आज वो ज़िंदा होते तो यहाँ मैं गैरों के घर पड़ी उनकी मारें न खा रही होती, बल्कि शान से अपने घर में बैठी होती। लेकिन अब क्या ही कर सकते थे, जो होना था हो गया था। मेरे नसीब में जो लिखा था वो मुझे मिल रहा था। मैं किचन में आ चुकी थी, मेरा पाँव बुरी तरह से जला हुआ था। गरम चाय उस पे गिरी थी, मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि अभी उस पे छाले बन जाएंगे। लेकिन मैं दर्द होने के बावजूद भी जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी। अगर मैं इस बार भी लेट हो जाती तो फिर मेरी खैर नहीं थी। इस बार मैंने चीनी थोड़ी कम डाली थी। 5 मिनट में ही मैंने चाय बना ली तो जाके चाची को दोबारा दे आई। इस दफ़ा मैं 1 मिनट भी वहाँ नहीं रुकी थी, क्योंकि अगर मैं अब भी यहीं पे रुक जाती तो शायद उन्हें गुस्सा आ जाता और वो मुझे दोबारा पीट देती। मैं किचन में आ चुकी थी, लेकिन इंतज़ार कर रही थी कि चाची को चाय पसंद आ जाए। जब उन्हें चाय अच्छी लग जाती थी तो वो खामोश हो जाती थी, और जब ज़रा भी खामी मिलती तो मुझे पुकार के पीट देती थी। मेरे हर काम में ही उन्हें ऐब नज़र आते थे। शुक्र से 5 मिनट हो गए थे। चाची की अभी कोई भी आवाज़ नहीं आई थी, इसका मतलब था कि उन्हें चाय पसंद आ गई थी। मैं जल्दी-जल्दी हाथ चला रही थी। मैंने सबसे पहले चाय वाली पतीली धोई और किचन को साफ़ किया। फिर किचन के काम समेटने के बाद मैं फ़ौरन ही अपने कमरे में आ गई। मुझे एक छोटा-सा कमरा दिया गया था। मेरी चाची का घर बहुत बड़ा था। मेरे चचा अमीर थे। अब्बा के इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद चचा ही मुझे इस घर में लाए थे। लेकिन अब चचा भी नहीं रहे थे तो चाची को खुली छूट मिल गई थी मुझ पर जुल्म बरसाने की। 3 कमरे थे, स्टोर रूम था और किचन भी था। मेरी कज़नें और चाची तो बड़ी ऐश से ही इस घर में रह रही थी, और जो चचा की दुकानें थीं उनका किराया हर महीने ही चाची के हाथ लग जाता और वो ऐश से ज़िंदगी गुजारती। मगर मुझ गरीब को उन्होंने एक स्टोर रूम ही दिया हुआ था, जिसमें मैंने अपनी छोटी सी अलमारी और एक चारपाई रखी हुई थी। जब मैं इस घर में आई थी तो उस वक्त उन्होंने मुझे एक अच्छा सा कमरा दिया था, लेकिन चचा के जाने के बाद चाची ने मुझे स्टोर रूम में भेज दिया।
लेकिन ये भी उनकी मेहरबानी थी कि उन्होंने मुझे घर से नहीं निकाला था। अगर वो मुझे घर से निकाल देती तो मैं क्या ही कर सकती थी? मैं उनका कुछ बिगाड़ तो नहीं सकती थी। लेकिन ये भी अल्लाह का शुक्र था कि उन्होंने ऐसा नहीं किया था, वरना तो मैं बेचारी कहाँ जाती। मैं कमरे में आई तो कमरे में मेरा सामान बिखरा हुआ था। मैंने अभी बिस्तर की चादर भी नहीं सेट की थी क्योंकि सुबह-सुबह ही नमाज़ पढ़ के मैं बेचारी किचन में आ जाती थी, क्योंकि चाची को खाना वक़्त पे चाहिए होता था। अगर ज़रा भी देर हो जाती तो फिर मेरी शामत होती। मुझे इस तरह से काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी मजबूरी थी। मुझे तो ऐसी ज़िंदगी पसंद थी कि कोई बहुत ही बड़ा घर हो, जहाँ मैं महारानियों की तरह रहूँ। मगर ये मेरे ख्वाब ही थे। मेरी किस्मत इससे बिल्कुल ही बरअक्स थी। मैं कमरे में आई और झाड़ू उठा लिया। सबसे पहले मैंने झाड़ू दिया, फिर अपने बिस्तर की चादर सेट की और फिर चारपाई पे लेट गई। दोपहर के 11 बज गए थे। अब तो मेरा जिस्म थकावट से चूर हो रहा था। मैंने अभी बिस्तर पे अपनी कमर टेकी ही थी कि अचानक से दरवाज़ा धड़ाम से खुला और मेरी कज़न मेरे कमरे में आ गई। जब मैं कमरे में लेटी थी तो मैंने दरवाज़े को हल्का-सा बंद कर दिया था, मगर अब वो दरवाज़ा खोल चुकी थी और मेरे बिल्कुल सामने खड़ी थी। मैं नहीं जानती थी कि आखिर उसे मुझसे क्या काम पड़ गया। मैं उसे सवालिया नज़रों से देख रही थी। "आज तुमने हमारे कमरे की सफाई क्यों नहीं की?" वो मुझ पे गुस्सा करने लगी और अपने कमरे की सफाई के बारे में पूछ रही थी। आज तो वाक़ई मैंने उनके कमरे की सफाई नहीं की थी, क्योंकि मुझे किचन में ही बहुत ज़्यादा देर लग गई थी। नहीं निम्रा, मैं भूल गई थी, मैं अभी कर देती हूँ। मैंने ये कहा तो वो मुझ पे और भी ज़्यादा भड़क उठी। अपने कमरे की सफाई तो तुझे बड़ी याद रहती है, हमारा कमरा ही तुझे भूल जाता है हर वक़्त। वो मुझ पे गुस्सा हो रही थी और मैं बिल्कुल ख़ामोश थी, क्योंकि अगर मैं उससे कुछ कह देती तो फिर वो और भी ज़्यादा सर चढ़ने लग जाती और तमाशा बना देती। मैं खामोशी से चारपाई से उठी और उनके कमरे में आ गई। कमरे में तो वो ऊधम मचा हुआ था, मुझे समझ नहीं आती थी कि आखिर वो कैसी लड़कियां हैं। आखिर मैं भी तो उनकी उम्र की ही थी। मैंने तो सारी चीज़ों को बड़े अच्छे से मैनेज किया हुआ था। एक वो ही थी जो सुबह देर से उठती थी और एक काम को भी हाथ नहीं लगाती थी। मैंने उनके कमरे की बड़े अच्छे से सफाई की और बाहर आ गई। मैं जैसे ही बाहर आई तो अपनी चची के चेहरे पर बेतहाशा मुस्कुराहट देखकर हैरान रह गई। वो फ़ोन पे किसी से बात कर रही थी और कहकहे लगा के हंस रही थी। मैं कमरे में आ गई, लेकिन कमरे में भी उनके कहकहे मुझे सुनाई दे रहे थे। मुझे कमरे में आए हुए भी कुछ ही देर हुई थी कि अचानक से चची कमरे में आ गई। आज उनके चेहरे पर बेतहाशा खुशी नजर आ रही थी। मैं नहीं जानती थी कि आखिर क्या माजरा है। वो आते साथ ही चारपाई पे बैठ गई। मैं हैरान हो रही थी कि आखिर ऐसी कौन-सी बात है जो वो इतना तहम्मुल से करना चाहती हैं, वरना तो वो दरवाज़े पे ही खड़ी होकर मुझे हुक्म सुना के चली जाती थीं। मैं सवालिया नज़रों से उन्हें देख रही थी, उन्होंने अभी तक कोई भी बात नहीं की थी। "सकीना, कल निम्रा को देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। तुम आज से ही घर की सफाई शुरू कर दो, क्योंकि कल तो तुमने खाना वगैरह बनाना होगा, इसीलिए सफाई का टाइम नहीं मिलेगा। मैं नहीं चाहती कि किसी चीज़ की भी कमी रहे।" वो आज बड़े आराम से मुझसे बात कर रही थीं। मुझे तो ये इज़्ज़त हज़म ही नहीं हो रही थी। मैं बड़े गौर से उनकी बातें सुन रही थी और इस्पात में सर हिलाती रही। "तुमने मेरी सारी बात सुन तो ली है ना?" वो अब मुझसे तस्दीक कर रही थीं। मैंने इस्पात में सर हिला दिया और वो वहाँ से चली गईं। शायद वो इसीलिए खुश थीं कि निम्रा का रिश्ता बहुत अच्छे घर से आया हुआ था। वक़्त बड़ी तेज़ी से गुज़रता जा रहा था। सुबह जब मेरी नींद खुली तो फ़जर की आज़ानें हो रही थीं। मेरी आँख अक्सर फ़जर के वक़्त खुलती थी। मैं नमाज़ वग़ैरह पढ़ के किचन में चली जाती थी। आज मैंने यही किया। फ़ौरन से उठी और वज़ू करके कमरे में आ गई। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसीलिए मैंने कमरे में ही नमाज़ पढ़ी थी। नमाज़ पढ़ के मैं किचन में आ गई। मैं किचन में आई तो फ़ौरन से चची भी किचन में ही आ गईं। मैं हैरान हो रही थी कि आखिर वो सुबह-सुबह किचन में कैसे आ गईं, क्योंकि वो तो 10-11 बजे ही अपने कमरे से बाहर निकलती थीं। ना जाने आज उन्हें किस चीज़ की जल्दी थी कि वो किचन में आ गई थीं। "सकीना, तुम जल्दी से खाना बनाओ, फिर मैं तुम्हें पर्ची लिख के देती हूँ। बाज़ार से वो सारा सामान लेके आओ।" वो मुझे एक और हुक्म सुना रही थीं। मैंने खामोशी इख्तियार की और जल्दी-जल्दी हाथ चलाने लगी। खाना वगैरह बना चुकी थी। खाना खा के चाची ने मुझे पर्ची बना दी तो मैं बाज़ार के लिए निकल पड़ी। घर और बाहर के सारे काम मैं ही देखती थी। उनके घर का मर्द भी मैं थी और नौकरानी भी मैं ही थी। बाज़ार में इतनी चीज़ें देख के तो मेरी आँखें ही चमक उठी थीं, लेकिन मुझ बेचारी की इतनी औकात नहीं थी कि मैं वो सारी चीज़ें खरीद सकती। जब कभी मेहमानों के लिए खाना वगैरह बनता तो चाची मुझे हाथ तक नहीं लगाने देती थीं, बल्कि खुद खाती थीं और अपनी बेटियों को खिलाती थी। मुझ बेचारी के नसीब में तो वही दाल आलू ही लिखे थे। आज भी जब सामान लेके मैं घर आई तो चची ने मुझे काम पे लगा दिया। मैं जल्दी-जल्दी हाथ चला रही थी। मेहमानों ने दोपहर में लंच के लिए ही आना था। चची ने मेहमानों के लिए बहुत ही ज़्यादा एहतमाम करवाया था। बिरयानी, मटन, कोरमा और खीर मिक्स वग़ैरह उन्होंने बनवाई थी।
अभी मैं किचन में ही खड़ी थी कि अचानक से दरवाजे पे बेल बजी, तो मैं फ़ौरन से दौड़ के दरवाजे की तरफ पहुंच गई। किचन का काम तकरीबन मेरा हो गया था, इसीलिए मैं अब बस कमरे में ही जाने लगी थी। लेकिन जब दरवाजे पे दस्तक हुई तो मैं दरवाजे की तरफ पहुंच गई। दरवाज़ा जैसे ही खोला तो सामने दो औरतें खड़ी थीं। मुझे समझ आ गई कि ये वही मेहमान आए हैं। मैंने उन्हें अंदर आने का कहा तो वो अंदर आ गए। शक्ल से तो वो बहुत अमीर लग रहे थे। वो खाली हाथ भी नहीं आए थे, बल्कि उनके हाथ में बहुत ज़्यादा थैले भी थे, जो वो निम्रा के लिए लाए थे। मैं जानती ही थी चाची ऐसे ही किसी को घर नहीं बुला सकती थीं। ज़रूर ही उन्होंने कोई बड़ा हाथ मारा था। मेहमान कमरे में जा चुके थे और मैं बेचारी अपने कमरे में आ गई थी। मैंने अपना थोड़ा बहुत हुलिया दुरुस्त कर लिया, क्योंकि मेरी हालत किचन में खड़ी रहने की वजह से बहुत ख़राब हो गई थी। मेहमान चाची के कमरे में ही बैठे थे। सफाई तो मैंने कल ही कर ली थी। काफ़ी देर तो मेहमानों में बातें होती रहीं। मैं बेचारी तो वहाँ बैठी भी नहीं थी, क्योंकि चाची ने मुझे किचन में भेज दिया था ताकि मैं सारी चीज़ों को सेट कर लूँ। मैं सारा खाना सेट कर चुकी थी और खूबसूरत बर्तनों में डाल भी चुकी थी। चाची ने आज नया डिनर सेट निकलवाया था, जो उन्होंने बहुत ही सँभाल के रखा हुआ था। इतने अरसे बाद उन्होंने वो डिनर सेट निकलवाया था और मुझे हुक्म दिया था कि मैं उनमें ही सारा खाना मेहमानों के लिए सेट करूं। काफ़ी देर बातें होती रहीं, लेकिन फिर चाची ने मुझे खाने का कहा तो मैंने कमरे में खाना लगा दिया। मैंने कमरे में कालीन बिछाई थी। थोड़ी देर में ही मेहमान कालीन पे बैठ गए और मैं कमरे से बाहर निकल आई, क्योंकि चाची ने मुझे आँख के इशारे से बाहर निकलने का कह दिया था। जैसे ही मेहमानों ने खाना खाया तो चाची ने मुझे चाय बनाने का हुक्म दे दिया। मैं दौड़ के किचन में आ गई। मैं जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी। चाय बनते ही मैं फ़ौरन से चाय लेके कमरे में पहुंच गई। मेहमान बातें कर रहे थे। चाची बड़ी हंस हंस के निम्रा की तारीफ़ें कर रही थी। निम्रा और अबीहा दोनों साथ ही बैठी थी। चाची ने मुझे 1 मिनट भी मेहमानों के साथ बैठने का मौका नहीं दिया था, इसलिए अब चाय दे के मैं भी थोड़ी देर के लिए वहीं पे बैठ गई। चाची निम्रा की बढ़ चढ़ के तारीफ़ें कर रही थी और उनसे कह रही थी कि खाना निम्रा ने बनाया है। मेहमानों ने खाने की तारीफ़ की थी, इसीलिए ही चाची अब उन्हें कह रही थी कि खाना निम्रा ने बनाया है। वो तारीफ़ों पर तारीफ़ें किए जा रही थीं, जिससे चाची फूले नहीं समा रही थीं। मुझे हैरत होती थी कि आखिर चाची झूठ इतनी सफाई से बोल कैसे लेती हैं, क्योंकि खाना तो सारा मैंने ही बनाया था। निम्रा ने तो हाथ भी नहीं लगाया था। वो तो किचन में देखने के लिए भी नहीं आई थी कि आखिर बन क्या रहा है। कुछ देर तो ऐसे ही बातें होती रहीं, मगर मेहमानों ने एक ऐसी बात कही जिसे सुन के मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। इधर आओ बेटा, हमारे पास बैठो। उनमें से एक औरत ने मेरी तरफ इशारा किया तो मुझे उठ के उनकी तरफ जाना पड़ा। मुझे बहुत ज़्यादा प्यार कर रही थी। मुझे अजीब तो लग रहा था, लेकिन मैं बिल्कुल खामोश बैठी थी। बिल्किस बहन, आपकी बेटी तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद आई। हम तो ज़्यादा देर भी नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं जल्द से जल्द तुम शादी की तैयारियां करो। उसने कहा तो मेरी चाची के चेहरे पर नागवारी छा गई। वो तो मुझे ही निम्र समझ रहे थे। वो ये नहीं जानते थे कि मैं चाची की बेटी नहीं, बल्कि उनके घर की नौकरानी हूँ। अरे बहन, आपको गलतफ़हमी हुई है। निम्रा तो मेरी बेटी है। चाची ने निम्रा की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो तो सकीना है, मेरे देवर की बेटी, हमारे घर ही रह रही है। बेचारी गरीब थी, इसलिए हमने इसे घर में रखा हुआ है। चाची ने लहजे को मीठा करते हुए उस औरत की गलतफहमी दूर करना चाही, तो वो औरत हैरान होकर चाची को देखने लगी। बिल्किस बहन, ये आप क्या कह रही हैं? हमें तो यही बच्ची पसंद आई है। कितनी सुघड़ और खूबसूरत बच्ची है। वो औरत तो मेरी तारीफ़ों पे तारीफ़ें किए जा रही थी, तो चाची को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। मुझे तो अंदर ही अंदर डर खाए जा रहा था कि न जाने अब मुझ बेचारी का क्या होगा। आखिरकार सारा गुस्सा तो अब चाची ने मुझ पे ही निकालना था। नहीं नहीं बहन, मैंने आपको अपनी बेटी के रिश्ते के लिए बुलाया था। मेरी बेटी ये है। चाची ने निम्रा की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिसके चेहरे पर 12 बजे हुए थे और वो गुस्से से मुझे घूर रही थी। मैं जानती थी कि आखिर उसे मुझ पर गुस्सा क्यों आ रहा है, लेकिन मैं खामोशी से बैठी रही। मैं तो अंदर ही अंदर खुश हो रही थी कि शायद अब इस अमीर फैमिली में मेरा रिश्ता होगा, क्योंकि वो लोग तो मुझे पसंद कर चुके थे। नहीं बहन, हमें तो ये बच्ची ही पसंद है। अगर आप चाहें तो रिश्ता पक्का कर दें, वरना हमें इजाज़त दें। उस औरत ने दो टोक अल्फाज में ये कहा तो मेरी चाची के चेहरे पर बाकायदा तौर पर गुस्सा आ गया। बहन, आपको गलतफहमी हो गई है। सुल्ताना बेगम ने आपको मेरी बेटी के रिश्ते का कहा था। मेरी बेटी ये है निम्रा। चाची अब थोड़ा तहम्मुल से उससे बात करने लगी थी और उन्हें समझा रही थी कि मैं उनकी बेटी नहीं, बल्कि उनके देवर की बेटी हूँ। बहन, हमें तो यही बच्ची पसंद है। हम इसी को बहू बनाना चाहते हैं। अगर आपको मंजूर है तो आप हमें फ़ोन पे बता दीजिएगा। मेहमान तो वहाँ से चले गए, लेकिन मेरी चाची की आंखों में मेरे लिए नफरत की आग और भी ज़्यादा भड़क उठी। मेहमानों के जाते ही मेरी चाची ने जूता उतारा और मुझ पर जूतों की बारिश कर दी। मैं बेचारी तो बेकसूर हर वक्त फंस जाती थी।
अब इसमें मेरा क्या कसूर था कि चाची की बेटी को पसंद करने के बजाय उन्होंने मुझे पसंद किया था। कमबख्त, अगर तू वहाँ पे ना बैठती तो आज मेरी बेटी का रिश्ता पक्का हो जाता। इतने अच्छे घराने से रिश्ता आया था। लेकिन तुझ कमबख्त की बदकिस्मती ने हमारे घर पे डेरे डाल रखे हैं। तेरी वजह से ही मेरी बेटी का रिश्ता नहीं हुआ। चची मुझे पीटे चले जा रही थी और मैं बेचारी खामोशी से सब बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि मेरे बोलने का यहाँ पर ज़रा भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था। जब चची पीट पीट के थक गई तो वहाँ से चली गई। उनके जाते ही मैं फ़ौरन से कमरे में आ गई। मेरा पूरा जिस्म दर्द से चूर हो रहा था। मेरी आंखों से आंसू ज़ारों कतार बह रहे थे। मैं अभी कमरे में बैठी ही थी कि अचानक से ज़ोर से दरवाज़ा खुला और निम्रा अंदर आती हुई दिखाई दी। मैं जान चुकी थी कि वो आखिर यहाँ क्या करने आई है। वो भी अपनी माँ की तरह मुझे बातें सुनवाने आई थी। सकीना, तुम्हारी वजह से आज मेरा रिश्ता ख़त्म हुआ है। अगर तुम ना होती तो मेरा रिश्ता हो जाता। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। वो ये कह के आगे बढ़ी और मेरे सर पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। मुझे अब बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं भी उठी और उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ लगा दिया, क्योंकि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। चची तो मुझे मार के जा चुकी थी, लेकिन ये अब अपना बदला उतारने यहाँ आ गई थी। मैं कितनी बार कह चुकी थी कि मेरा इसमें कोई कसूर नहीं। अगर उन्होंने मुझे पसंद किया था तो इसमें मेरा क्या कसूर था। जैसे ही मैंने उसे थप्पड़ मारा तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं और वो फौरन से ही कमरे से निकल गई। मुझे लगा शायद मामला ख़त्म हो गया, लेकिन थोड़ी ही देर में वो तो अपने पूरे टब्बर को लेके ही वहां पहुंच गई। चची के हाथ में डंडा था और उनकी आंखों में आया गुस्सा मैं देख चुकी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ भी लगाने की? अब देखो मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। तुम तो अपनी औकात ही भूलती जा रही हो। चची ये कह के आगे बढ़ी और मुझ पर डंडों की बरसात कर दी। आज का दिन तो मेरे लिए मार खाने के सिवा और कुछ भी नहीं था। चची मार मार के जब थक गई तो कहने लगी कि अब देखो मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। सबसे पहले तो मैं तुम्हारा ही बंदोबस्त करती हूँ। तुम इस घर से निकल जाओगी तो ही मेरी बेटी की शादी हो पाएगी। अगर तुम इस घर में रही तो तुम्हारी नहूसत की वजह से मेरी दोनों बेटियां ही सारी जिंदगी घर बैठी रह जाएंगी, मगर ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। चची गुस्से से मुझ पे चिल्ला रही थी और मैं आराम से बैठी सुन रही थी। मेरी आंखों में आंसू ज़ारों कतार बह रहे थे। मेरा जिस्म दर्द से चूर हो रहा था। अभी बाहर चची ने मुझे जूतों से मारा था और अब डंडा लेके आई थी। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। आज मुझे अपनी किस्मत पे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। चची और निम्रा तो वहां से चली गई थी, लेकिन मैं अपनी किस्मत पे आंसू बहाती रह गई थी। एक रात गला खुश्क होने की वजह से मेरी आंख खुली तो मैंने देखा पानी कमरे में मौजूद नहीं। मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, इसीलिए मैं पानी लेने के लिए किचन में आ गई। पानी पी के मैं किचन से निकलने ही लगी थी कि मुझे कहकहों की आवाज़ें सुनाई दी। मैं सुन के हैरान रह गई, क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी और आवाज़ निम्रा के कमरे से आ रही थी। मुझे हैरत हो रही थी कि आखिर वो इतनी रात गए कैसे कहकहे लगा के हंस रही है। निम्रा बड़ी बहन थी, इसीलिए वो अलग कमरे में रहती थी, लेकिन अबीहा चची के साथ सोती थी। मैं आहिस्ता-आहिस्ता एक एक कदम लेती उसके कमरे के पास गई तो उसके कमरे की छोटी लाइट जल रही थी। उसकी आवाज़ें मुझे सुनाई दे रही थी, शायद वो फ़ोन पे ही किसी से बातें कर रही थी। हाँ, हाँ, कल ज़रूर ही तुम्हारे घर पे मिलेंगे। मैं अम्मा से झूठ बोल दूँगी, तुम फ़िक्र ना करो, मैं उन्हें मना लूँगी। कल रात को तुम्हारे घर ही पार्टी करेंगे। वो फ़ोन पे ये कह रही थी। मुझे हैरत हो रही थी कि आखिर वो कहाँ जाने की बात कर रही है और किससे बात कर रही है। लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उससे पूछ सकती। मैं दबे कदमों उल्टा अपने कमरे में ही लौट आई। मेरे ज़हन में तरह-तरह के ख़यालात घूम रहे थे। मुझे ये तो लग रहा था कि ज़रूर ही दाल में कुछ काला है, क्योंकि वो फ़ोन पे यही कह रही थी कि वो अम्मा से झूठ बोल देगी। मैं बिस्तर पे आके लेट चुकी थी, लेकिन मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। मैं तो ना जाने सोचों में गुम हो गई थी कि आखिर निम्रा किससे बातें कर रही थी। एक दो दफ़ा पहले भी मैंने उसे छुप के कमरे में बातें करते देखा था, लेकिन मैंने इस बात का जिक्र चची से नहीं किया था, क्योंकि अगर मैं चाची से ज़िक्र कर देती तो भी मुझे ही मार पड़नी थी। वो मुझ पे ही इल्ज़ाम लगा देती कि मैं उनकी बच्ची को बदनाम करना चाहती हूँ। फिर ना जाने कब मुझ पे नींद की देवी मेहरबान हुई और मैं नींद की वादियों में सो गई। सुबह जब मेरी नींद खुली तो नमाज का वक्त हो चुका था। मैं जल्दी जल्दी से उठी और वज़ू करके नमाज़ पढ़ने के लिए जाए नमाज़ बिछा दी। मैं नमाज़ पढ़ के अपने अल्लाह के हज़ूर दुआएं करने के लिए बैठ गई। जब मेरा दिल कुछ हल्का हुआ तो मैं किचन में आ गई और आते साथ ही खाना बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि रात का सालन बचा हुआ ख़त्म हो चुका था। मुझे सुबह सालन भी बनाना था। मैं जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी। अचानक से मुझे किसी की बहस करने की आवाज़ सुनाई दी तो मैं हैरान रह गई।
मैंने किचन से बाहर निकल के देखा तो चची के कमरे से आवाज़ें आ रही थीं। निम्रा और चची की आपस में किसी चीज़ पे बहस छिड़ी हुई थी। मैं रात वाला वाक़या भी नहीं भूली थी, इसीलिए आहिस्ता-आहिस्ता कदम लेती चची के कमरे के पास पहुँच गई। मैं कमरे के अंदर दाखिल नहीं हुई थी, बल्कि थोड़ा-सा दूर ही खड़ी हो गई थी। मुझे अंदर की बातें साफ सुनाई दे रही थीं। चची को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ था और वो निम्रा को किसी चीज़ से इनकार कर रही थी। "अम्मा, आखिर आपको हो क्या गया है? आप मुझ पे एतबार क्यों नहीं कर रही? मेरी सहेली है, आज वो मुझे अपनी सालगिरह पे बुला रही है। लेट नाइट ही उसके घर सालगिरह होनी है, लेकिन वो मुझे कह रही है कि मैं अभी से ही या उसके घर आ जाऊँ। खुदा के लिए मुझे जाने दें। आपको अपनी बेटी पे एतबार नहीं है क्या?" निम्रा चची से ये कह रही थी, लेकिन चची बार-बार ही उससे इनकार कर रही थी। उसे बिल्कुल भी जाने की इजाज़त नहीं दे रही थी। "निम्रा, मैं तुम्हें रात वहाँ गुज़ारने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दे सकती। अगर सुबह-सुबह जाओ और शाम तक लौट आओ, तो फिर मैं तुम्हें जाने की इजाज़त दे सकती हूँ।" चची ने ये मुतालबा किया तो थोड़ी देर के लिए निम्रा खामोश हो गई, लेकिन फिर चची की बात मान ली तो चची ने भी उसे जाने की इजाज़त दे दी। अचानक से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि चची कमरे से निकलने लगी हैं, तो मैं फ़ौरन से दौड़ के किचन में आ गई ताकि चची मुझे देख ना ले। अगर वो मुझे देख लेती तो फिर मेरी शामत आ जाती। उन्होंने मुझे मार-मार के अधमुआ कर देना था। किचन का काम मैंने जल्दी-जल्दी समेटा तो कमरे में आ गई। यही 2 पल मुझे सुकून के मिलते थे जिस वक़्त मैं बैठ के कहानियाँ और नॉवेल्स पढ़ती थी। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, मैंने 6-7 क्लासें पढ़ी हुई थीं, लेकिन अब तो मैं कहीं जाती भी नहीं थी, पूरा दिन ही घर पे रहती। घर के काम कर के जैसे ही मैं फ़ारिग होती तो फ़ौरन से अपने रिसाले उठा के बैठ जाती। मुझे कहानियाँ पढ़ना बहुत पसंद था। मुझे कमरे में आए हुए काफ़ी देर हो चुकी थी। मैं आराम से बैठ के कहानी पढ़ रही थी। मुझे हैरत हो रही थी कि आखिर चची मुझे कोई हुक्म सादर करने क्यों नहीं आई, वरना तो वो मेरे कमरे में पहुँचते ही पीछे आ जाती। मैं हैरान हो रही थी, लेकिन मुझे खुशी भी थी कि वो नहीं आई। आज मैंने अपनी स्टोरी मुकम्मल करनी थी। काफ़ी दिन हो गए थे, मैं सोचती थी कि आज इस कहानी को ख़त्म करूँगी, लेकिन हो ही नहीं रही थी, क्योंकि घर के कामों में ही मैं इतनी मसरूफ़ रहती थी। अभी मैं कमरे में बैठी हुई थी कि अचानक से कमरे का दरवाज़ा खुला और चची अंदर आती दिखाई दी। जिसका डर था वही हुआ। अभी मैं थोड़ी देर पहले ही सोच रही थी कि आखिर वो मुझे कोई हुक्म देने क्यों नहीं आई, तो वो अचानक से आ भी गई। "तुम महारानी यहाँ बैठी हो? पूरा दिन बस तुम इन किताबों में लगी रहती हो।" अब वो मुझ पे गुस्सा कर रही थी, लेकिन उन्होंने आने की वजह नहीं बताई थी। "जल्दी से उठो और मेरे साथ बाज़ार चलो, मैंने शॉपिंग करनी है। एक बंदे का मेरे साथ होना ज़रूरी है।" चची ने ये कहा तो मैं इनकार न कर सकी, क्योंकि मेरे पास तो इनकार करने की हिम्मत ही नहीं थी। चाची के कहने पर मैं फ़ौरन से चादर पहनी और हम दोनों रिक्शे में बैठ के बाज़ार के लिए निकल पड़े। चाची ने न जाने इतनी शॉपिंग किसके लिए की थी। वो तो ऐसे शॉपिंग कर रही थी जैसे किसी का जहेज़ बना रही हो। बाज़ार में इतने महँगे-महँगे कीमती लिबास देख के तो मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं ले लूँ, लेकिन मेरी इतनी औकात नहीं थी। चाची और मुझे शॉपिंग में कितने घंटे गुज़र गए थे। शाम होने को थी, काम हुआ तो हम दोनों रिक्शे पर घर के लिए निकल पड़े। मगर रास्ते में मेरी नज़र अचानक से निम्रा पे पड़ी, जो किसी लड़की के साथ बाइक पे बैठ के घूम रही थी। मोटरसाइकिल पे बैठ के निम्रा बड़े मज़े से हंस-हंस के उस लड़के से बातें कर रही थी। मैंने हाथ के इशारे से चची को दिखाया तो चची की आंखें फटी की फटी रह गईं। अब मुझे समझ आ गई कि आखिर वो रात को किससे बात कर रही थी। वो ज़रूर इसी लड़के से बात कर रही थी, क्योंकि चची से सुबह वो इसी चीज़ की इजाज़त लेके निकली थी कि वो अपनी सहेली के घर जा रही है, मगर उसने सरासर झूठ बोला था। वो तो किसी लड़के के साथ यहाँ घूम रही थी। चची की आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं। घर जाते साथ ही चची ने घर में उधम मचा दिया। वो अपना सारा गुस्सा अब मुझ पे निकालने लगी थी। अभी तक निम्रा घर नहीं आई थी। वो सहन में ही बैठी थी। मैं भी उनके साथ ही बैठी थी। अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं उठ के दरवाजे की तरफ जाने लगी, लेकिन चची ने मुझे हाथ के इशारे से वहीं पर बैठने को कह दिया और वो खुद दरवाजे की तरफ चली गई। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सामने निम्रा खड़ी थी। निम्रा जैसे ही अंदर आई तो चची ने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पे लगा दिया। चची ने थप्पड़ निम्रा को लगाया था, लेकिन हाथ पाँव मेरे काँप रहे थे। आज पहली दफ़ा चची ने निम्रा पे हाथ उठाया था, वरना तो हर वक्त मुझ पे ही अपना गुस्सा निकालती रहती थी। निम्रा हैरत से चची को देख रही थी, क्योंकि वो ये नहीं जानती थी कि चची अब उसे देख चुकी हैं। मैं वहीं पे खड़ी उन्हें देख रही थी कि अचानक से चची मेरी तरफ गुस्से से भरी निगाहों से देखने लगी, तो मैं फ़ौरन ही किचन में आ गई। मुझे पता लग गया कि वो मुझे वहाँ से क्यों भेजना चाहती हैं। मैं वहाँ से किचन में आ गई और अपने कामों में लग गई।
लेकिन चची निम्रा को लेके कमरे में चली गई। चची और निम्रा की इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी कि मुझे सारी बात यहाँ पर सुनाई दे रही थी। चची बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। वो गुस्से में ये नहीं देख पाई थी कि उनकी आवाज़ें इतनी दूर तक जा रही हैं। निम्रा, मुझे ये बताओ, तुम कहाँ गई थी? चची अब उससे पूछ रही थी, लेकिन निम्रा ने जो जवाब दिया वो सुन के तो मैं हैरान होकर रह गई। अम्मी, मैंने आपको बताया तो था कि मैं अलिशबा के घर जा रही हूँ। आप मुझसे दोबारा क्यों पूछ रही हैं? निम्रा रो रो के चची से कह रही थी, निम्रा, झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं। मैं कहती हूँ, सच सच बता दो। आखिर वो लड़का कौन था जिसके साथ तुम हंस हंस के बातें कर रही थी और मोटरसाइकिल पे बैठी हुई थी? चची ने निम्रा को सच बताया तो उसके होश उड़ गए। थोड़ी देर तो कमरे में बिल्कुल ही खामोशी छा गई, क्योंकि मुझे बाहर तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। लेकिन फिर अचानक से उसकी आवाज़ ज़ोर से गूंजी, अम्मा, मैं उस लड़के से मोहब्बत करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। निम्रा ने ये कहा तो चची गुस्से से उस पर भड़क उठी। मुझे आवाज़ें सुनाई दे रही थी। चची उस पे हाथ उठा रही थी। अबीहा भी उसी कमरे में थी, लेकिन उसकी आवाज़ बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही थी। आज मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था चची को अपनी बेटी पे ही हाथ उठाते हुए देखकर। तुम देखो, मैं तुम्हारी जल्द से जल्द शादी कैसे कराती हूँ। तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? पहले तो मैं सोच रही थी कि उस सकीना मनहूस को घर से निकालूं, लेकिन अब तो लगता है कि तुम्हें ही घर से निकालना ज़्यादा ज़रूरी है, वरना तुम हमारी नाक कटवाओगी। चची चीख चीख के उससे कह रही थी। वक्त बड़ी तेज़ी से गुजर रहा था। निम्रा के लिए एक बहुत ही अमीर घर से रिश्ता आया तो चची ने उस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया और कुछ ही दिनों में उसकी शादी भी कर दी। मुझे तो निम्रा की किस्मत पे रश्क होता था कि कैसे उसे इतना अमीर घराना मिल गया। मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि अल्लाह मुझे भी ऐसा ही अमीर शौहर दे दे, लेकिन मेरी ऐसी किस्मत बिल्कुल नहीं थी। एक दिन जब मैं किचन में खड़ी खाना बना रही थी तो चची आई। उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उन्हें गुस्सा किस बात पे आ रहा है, क्योंकि निम्रा की शादी तो वो करवा चुकी थी। जब तक तुम मनहूस यहाँ रहोगी तो मेरी अबीहा इस घर से रुखसत होके नहीं जाएगी। इसके लिए रिश्ते ही नहीं आएंगे। तुम्हें तो बड़ी खुशी हो रही होगी ना कि मेरी बेटी के लिए रिश्ते नहीं आते। उन्होंने ये कहा तो मेरे होश उड़ गए। नहीं चाची, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। आखिर मैं ऐसा क्यों सोचूंगी? मैंने सफाई पेश करने की पूरी पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्होंने मेरी एक न मानी और मुझ पर बरसती रहीं। जब वो बोल बोल के थक गई तो उन्होंने हुक्म सादिर किया कि मैं उनके लिए चाय बना दूं। मैं जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी। मैंने जल्दी से उनके लिए चाय बनाई और उन्हें दे भी आई। मुझे समझ नहीं आती थी कि आखिर मेरी किस्मत ने लिखा क्या है। वक्त जैसे पर लगा के उड़ता जा रहा था। इस वाक़े को पूरे 4 दिन हो गए थे कि अचानक से रात को जब मैं अपने कमरे में आई तो मेरी चची फ़ौरन ही कमरे में आ गई। आज पहली दफ़ा वो रात में मेरे कमरे में आई थी। मुझे हैरत तो हो रही थी, लेकिन मैंने उनसे कुछ पूछा नहीं, क्योंकि अगर मैं उनसे कुछ पूछ लेती तो फिर वो यही कहती कि मेरा घर है, मैं जहाँ चाहूँ, जब चाहूँ, मेरी मर्ज़ी है। अब ये बात थी भी सच। मेरी क्या हैसियत थी कि मैं उनसे कुछ सवाल जवाब कर सकती? मेरी बात कान खोल के सुनो। कल तुम्हारे रिश्ते वाले आ रहे हैं। अच्छे से तैयार हो जाना, और हाँ, उनके सामने कोई बदतमीज़ी करने की ज़रूरत नहीं। ये जैसा भी रिश्ता होगा मैं तुम्हें रुखसत करूँगी। तुम्हारा मनहूस साया मेरे घर से टलेगा तो ही मेरी बच्ची की शादी होगी। वो ये कह के कमरे से निकल गई और मैं बेचारी अपनी किस्मत पर आंसू बहाती रह गई। अगली सुबह मैं चाची के कहने पर तैयार तो हो गई, लेकिन जब दरवाजे पे दस्तक हुई तो एक बूढ़े शख्स के सिवा और कोई भी अंदर दाखिल ना हुआ। मुझे हैरत हो रही थी कि आखिर कोई औरत इस घर में नहीं है जो अपने बेटे का रिश्ता लेने के लिए आती। कि वो बूढ़ा शख्स आ गया, क्योंकि मैं तो समझ रही थी कि वो अपने बेटे का रिश्ता लेके आया है। मैं ये नहीं जानती थी कि वो अपना रिश्ता ही लेके आया है। चची के कहने पर मैं कमरे में पहुंच गई। शेख साहब, ये देखें, ये लड़की है, इसी के रिश्ते के लिए यहाँ आपको बुलाया है। जैसे ही चची ने ये कहा तो मैं नज़रें झुका के बैठ गई, लेकिन उस शख्स ने जो बात कही वो सुन के मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो शख्स कह रहा था कि उसने कल ही अपना निकाह करना है। अब मुझे सारी बात समझ आ गई थी। चची ने उस बूढ़े शख्स से ही मेरा रिश्ता तय किया था। वो शख्स वहां से जा चुका था और चची ने उससे रिश्ता पक्का भी कर लिया था। ये भी तय हो गया था कि कल ही मेरा निकाह है। उसके जाते ही मैं कमरे में आ गई। मैं अपने कमरे में बैठी सोचों में गुम थी। मैं सोच रही थी कि आखिर मुझे ये कदम उठाना चाहिए कि नहीं। मैं इतना तो जानती थी कि चची की मर्जी चलनी है, लेकिन मैं फिर भी सोच रही थी कि वो शख्स बेतहाशा अमीर था। उसका अपना बंगला था, बैंक बैलेंस उसका भरा हुआ था। मेरे अंदर लालच बढ़ रहा था। मैंने चची से इस बारे में कोई भी जिक्र न किया और उनकी रजामंदी से अगले दिन मेरा उस बुढ़े शख्स से निकाह हो गया।
जब मैं उसके साथ गाड़ी में बैठ के उसके घर आई तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कोई आम घर नहीं बल्कि बहुत बड़ा बंगला था। हर तरफ नौकर चाकर गाड़ियां खड़ी थीं। मुझे तो अपनी किस्मत पे रश्क होता था। मुझे समझ आ गई थी कि मेरे अल्लाह ने मुझे बेहतरीन अता किया है। लेकिन वक्त जैसे जैसे गुजर रहा था मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ने लगी। उस शख्स ने मुझे तहफ़्फ़ुज़, छत और पैसा तो दिया लेकिन वो शख्स मुझे मोहब्बत नहीं दे पाया। मैं नावल में लड़कियों की किस्मत देखती तो मैं उन पर रश्क करती। उनसे मोहब्बत करने वाले लड़के जो उन लड़कियों की खातिर कुछ भी कर जाते मुझे बहुत मुतासर करते थे। मुझे वो बूढ़ा शख्स अब बोरिंग लगने लगा था। मैंने लालच में आकर शादी तो कर ली थी लेकिन अब मुझे पछतावा हो रहा था क्योंकि वो शख्स तो मुझे पैसों के सिवा और कुछ नहीं दे सकता था। मैं इस घर में कोई भी काम नहीं करती थी बल्कि सारे नौकर चाकर ही सारे काम करते। यहाँ मेरी ज़िंदगी ऐश से गुजर रही थी। किसी चीज़ की भी कोई कमी नहीं थी। मैंने अपने वो सारे ख्वाब पूरे किए जिनकी कभी मुझे ख्वाहिश रही थी। लेकिन एक कमी फिर भी रह गई। वो थी प्यार की कमी। मैं आज के ज़माने की मॉडर्न और खूबसूरत लड़की थी। मेरी ज़िंदगी में प्यार की बहुत ज़्यादा कमी थी। मेरा शौहर बहुत ज़्यादा बुढ़ा था। मैं भी चाहती थी कि मेरा शौहर बहुत जवान हो और मेरा ही हम उम्र हो, जो मुझसे प्यार भरी बातें करे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नामुमकिन था, क्योंकि ये बुढ़ा शख्स तो मुझे दौलत के सिवा कुछ भी नहीं दे सकता था। वक्त बड़ी तेज़ी से गुजरता जा रहा था। मेरे दिल में एक कसक उभरने लगी। एक दिन अचानक से मेरे शौहर ने कहा कि वो 3 महीने के लिए मुल्क से बाहर जा रहा है, कारोबारी मामलात के लिए। उस वक़्त मैंने यही ज़ाहिर किया कि मुझे उसके जाने का गम है, लेकिन अंदर ही अंदर मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे मुझे आज़ादी मिलने वाली है। बेशक उस शख्स ने मुझ पे कोई रोक-टोक नहीं की थी। मैं जो खाती-पीती, जो लेती, लेकिन फिर भी मुझे उसकी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं होती थी। उसको गए पूरा 1 हफ़्ता हो चुका था। वक्त बड़ी तेज़ी से गुजरता जा रहा था। मैंने अपनी आदत बना ली थी, मैं रोज़ ही शाम को पार्क में निकल जाती। लोगों की वहाँ मुस्कुराहट और खुशगवार ज़िंदगी देख के मुझे रश्क होता। मैं सोचती कि आखिर मेरी ज़िंदगी भी ऐसी हो जाती तो क्या ही हो जाता। लेकिन मैं तो एक बुड्ढे के पल्ले बंध गई थी। वक्त बड़ी तेज़ी से गुजरता जा रहा था। एक दिन एक शख्स ने मेरी उसी पार्क में मुलाकात हुई। वो बिल्कुल मेरी ही उम्र का था। शक्ल सूरत से बहुत ही नौजवान और खूबसूरत। आहिस्ता आहिस्ता मुलाकातें बढ़ने लगी। उससे मुलाकातें अब प्यार में बदलने लगी थी। वो शख्स भी मुझसे मोहब्बत करने लगा था और मैं भी उसकी मोहब्बत के जाल में बिल्कुल पूरी तरह फंस चुकी थी। मैं ये भूल गई थी कि मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। एक दिन वो मुझसे ज़िद करने लगा कि वो मुझे अपना घर दिखाने के लिए ले जाता है। मुझे भी मजबूरन उसकी बात माननी पड़ी। लेकिन जब मैं उसके साथ उसके घर गई तो होश तब उड़े जब देखा कि वहाँ सामने कुर्सी पे मेरा वही बुढ़ा शौहर बैठा मुस्कुरा रहा था। मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। मेरे शौहर जिन्हें 3 माह के लिए मुल्क से बाहर होना था वो यहाँ इस अजनबी नौजवान के घर क्या कर रहे थे। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती या वहाँ से भागने की कोशिश करती, मेरे शौहर की भारी आवाज़ कमरे में गूंजी, आओ सकीना, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। क्यों हैरत हुई ना मुझे यहाँ देख के। उनके लहजे में वो हमदर्दी नहीं थी जो हमेशा होती थी, बल्कि एक अजीब सी फातिहाना मुस्कुराहट थी। वो नौजवान जिसकी मोहब्बत के दावों में आके यहाँ तक खिंची चली आई थी दबे कदमों मेरे शौहर के पास जाके खड़ा हो गया और बड़े अदब से बोला, सर जैसे आपने कहा मैंने वैसा ही किया। ये रही आपकी अमानत। मेरा सर चकराने लगा। ये सब क्या है? मैंने लड़खड़ाती आवाज़ में पूछा। मेरे शौहर अपनी जगह से उठे और मेरे करीब आके बोले, सकीना, मैं जानता था कि तुमने मुझसे शादी सिर्फ पैसे के लिए की है। मैं बूढ़ा ज़रूर हूँ लेकिन बेवकूफ़ नहीं। जब मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए बेजारी और किसी नॉवल वाली मोहब्बत की तड़प देखी तो मैंने सोचा क्यों न तुम्हारा इम्तिहान लूँ। ये नौजवान मेरा सेक्रेटरी है जिसे मैंने खुद तुम्हारे पीछे लगाया ताकि देख सकूं कि मेरी दी इज्जत और दौलत तुम्हारे लिए काफ़ी है या तुम किसी शराब के पीछे भाग निकलोगी। नौजवान ने सर झुका लिया और कमरे से बाहर निकल गया। अब मैं थी और मेरा वो शौहर जिसकी मैंने पीठ पीछे तौहीन की। तुम कहती थी ना कि तुम्हें कहानियों वाली मोहब्बत चाहिए, शौहर ने तंजिया लहजे में कहा। कहानियों में तो हीरो वफादार होता है लेकिन हकीकत में तुमने एक ऐसे शख्स के लिए अपना घर और इज्जत दांव पे लगा दी जिसे तुम जानती तक नहीं। मैंने तुम्हें मलिका बना के रखा, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की, लेकिन तुमने मेरे बुढ़ापे का मजाक उड़ाया और एक नाअहल औरत साबित हुई। मैं शर्मिंदगी के मारे ज़मीन में धंस रही थी। काश मैंने अपनी चची के घर की वो जिल्लत याद रखी होती जहाँ मैं एक नौकरानी से बदतर थी। काश मैंने उस शख्स की कदर की होती जिसने मुझे इस जहन्नुम से निकाला था।
जाओ सकीना, अब तुम्हें वो आज़ादी मुबारक हो जिसका तुम ख्वाब देख रही थी। लेकिन याद रखना, अब ना तुम्हारे पास वो दौलत होगी, ना ये घर, और ना ही वो फ़र्ज़ी मोहब्बत जिसके लिए तुमने अपना सब कुछ गँवा दिया। मैंने अपने शौहर को धोखा दिया था जिसके मुझे पूरा-पूरा बदला मिला था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा भी हो सकता है। मैं तो मोहब्बत में अंधी हो गई थी और अपने शौहर से ही गद्दारी सोच ली थी जिसकी अब मुझे सज़ा मिल रही थी। मैं तो अब कहीं की भी नहीं रही थी। मेरे वकील ने कागज़ात तैयार कर लिए। उन्होंने एक लिफ़ाफ़ा मेरी तरफ उछाला और मुझे उस घर से निकाल दिया। मैं तपती सड़क पे खड़ी थी, वही सकीना जिसके पास अब न सर छुपाने को छत थी और ना ही वो नॉवल वाला हीरो। लालच ने मुझे पहले बूढ़े शौहर तक पहुँचाया और हवस ने मुझे सड़क पे ला खड़ा किया। मैंने सचमुच अपनी ज़िंदगी को एक ऐसी कहानी बना लिया जिसका अंजाम बहुत इबरतनाक था।